Once again a very welcome back to my YouTube channel Business with Twinkle शर्मा। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, नेचर, सिग्निफिकेंस हो गए, ये सब हमने मैनेजमेंट के हमारी देखे थे, है ना। जहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए थे जो आपके आ सकते हैं, लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गया, नेचर हो गया, प्रोसेस हो गया। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपको वो वीडियो दोबारा देखनी है तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक को शेयर कर दूंगी। So today we are discussing about the important question। ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है, वो कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं आपके 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, प्लस साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो क्या होता है, उनकी टेक्निक्स। पूरा चैप्टर आपका इसके ऊपर डिस्कस होगा। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ें। हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। प्रिंसिपल मतलब कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ पॉलिसीज जो आपकी कंपनी बनाती है कि उसके एम्प्लॉयज काम कैसे करेंगे, जिसके बिहाफ पे वो लोग डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, और उसी के बिहाफ पे, उन्हीं पॉलिसीज के बिहाफ पे जो आपके मैनेजर होते हैं उनका बिहेवियर भी डिपेंड होता है, राइट। तो मैनेजमेंट की बात करें और प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, जहाँ पे हम मैनेज करते हैं प्रिंसिपल्स को। ठीक है, आर द जनरल गाइडलाइंस, वो जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपको हेल्प करती हैं डिसीजन लेने में, राइट। अब ये तो हो गया कि चलो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें हम बात करते हैं प्रिंसिपल मतलब रूल्स रेगुलेशन की, मैनेजमेंट के। अब इसमें डिस्क्राइब क्या कर रखा है इन्होंने, बोला आपके जो प्रिंसिपल्स हैं ना, दो टाइप के हैं। एक है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब जो आपको किसने दिया, हेनरी फ्योल ने। इट मीन्स आपके पास टोटल 14 प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट आपको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो किसने दिया आपको, FW टेलर ने। ठीक है, अब आपके पास 1 मार्क से क्वेश्चन आता है अगर MCQs में, तो उसमें ये आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको किसने दिए। ठीक है, किसने दिए जी, हेनरी फ्योल ने दिए। ठीक है, नेक्स्ट पूछ सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो कौन लेके आया, आप बोलोगे FW टेलर लेके आया, राइट। तो ये तो हो गया कि आपको प्रिंसिपल्स किसने दिए। तो अब नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मतलब रूल्स रेगुलेशंस मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, टोटल कितने प्रिंसिपल्स होते हैं, 14 प्रिंसिपल्स होते हैं। दिए किसने, हेनरी फ्योल ने दिए। अब प्रिंसिपल्स हैं कौन कौन से, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, राइट। अब इन्हीं 14 प्रिंसिपल्स को अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ब्रीफ में नहीं दूंगी, बट शॉर्टकट बता दूंगी कि इसमें होता क्या। सबसे पहले आता है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब ये हमें हेनरी फ्योल ने दिया है। वो कहता है कि अगर एक मैनेजर, ठीक है, एक सिंगल मैनेजर अकेला ही पूरा दिन काम करता रहता है, ठीक है, 20 लोगों का काम वो अकेले करता रहता है, नहीं भाई मैं तो मैनेजर हूँ, मैं हेड हूँ, सारा काम मैं खुद करूंगा, उसको वो टास्क करने में ना 1 डे लग जाता है। ठीक है, उसको एक टास्क करने में 1 दिन लग गया। और दूसरा जो मैनेजर है ना, बहुत स्मार्ट है, उसने प्रिंसिपल्स को पढ़ रखा है, उसको पता है कि हमारा पहला जो प्रिंसिपल आता है वो आता है यही है, डिवीजन ऑफ वर्क, जिसमें हमें कहा जाता है कि आपको जो काम मिलता है ना उसको आप बांट दो। मैंने आपको पूरी टीम दे रखी है, तो आप अपने काम को बांट दो डिफरेंट पार्ट में। अगर आप काम को बांट दोगे, 20 जनों का काम है, अगर सब एक एक टास्क करेंगे तो हो सकता है आपका काम है वो 1 आवर में भी कंप्लीट हो जाए। एक इंसान अकेले काम कर रहा है और एक सारे मिलके काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो सब मिलके काम कर रहे हैं वो काम अच्छा होगा। तो वो होता है डिवीजन ऑफ वर्क। ही ऑल्सो कंक्लूड दैट द डिवीजन ऑफ वर्क इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। अब काम बांटने से क्या होता है, काम सही भी होता है, ठीक है, एक्यूरेट काम होता है, नेक्स्ट कहते हैं जल्दी भी काम होता है। ठीक है, प्रिंसिपल इज appropriate of both the managerial as well as the technical work level। नेक्स्ट आता है अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग देखते हैं सबसे पहले। अथॉरिटी मतलब किसी को पावर देना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम है, ये आपको कंप्लीट करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं एक पर्सन को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूँ, सिर्फ मैं उसको बोलूँ कि भाई ये काम है आपको कंप्लीट करना, ठीक है, वो काम तो दे दिया लेकिन मैंने उसको अथॉरिटी नहीं दी, क्या वो काम होगा,
कंप्लीट नहीं होगा। क्यों? जिससे उसको काम करवाना है वो तो काम करेंगे नहीं ना, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। और अगर मैं कहूँ कि मैं आपको पावर दे रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको बोला मैंने आपको पावर ज़्यादा दे दी और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ है ही नहीं, तो क्या आप अच्छे से काम करोगे? नहीं करोगे। कह रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप ज़्यादा दो, अथॉरिटी कम दो, तो भी आपकी बात नहीं बनेगी। और अगर आप अथॉरिटी ज़्यादा दो, मतलब पावर ज़्यादा दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दो, तो भी आपकी बात नहीं बनेगी। हमेशा कहते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इट ऑलवेज बी इक्वल्स टू योर अथॉरिटी। आपकी अथॉरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सब में होना चाहिए, ठीक है। आप मैनेजमेंट में काम करते हो, किसी कंपनी में करते हो, किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, देखो हर जगह डिसिप्लिन मैटर करता है। बिना डिसिप्लिन के कोई काम नहीं होता। नथिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड। इट इज़ द कोर वैल्यू ऑफ एनी प्रोजेक्ट। सबसे मेन चीज़ है यही हमारे यहाँ पे, ठीक है। वो क्या है? आपका डिसिप्लिन। गुड परफॉर्मेंस एंड सेंसिबल इंटर रिलेशन मेक द मैनेजमेंट जॉब इजी। अगर आपके वहाँ पे डिसिप्लिन तरीके में काम होता है, सारे एम्प्लॉयज टाइम पे काम कंप्लीट कर देते हैं, आपस में मिल के काम करते हैं, तो वहाँ का जो काम होगा आपको खुद देखेगा कि कितना इजीली वर्क हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोलते हैं? वन बॉस, वन बॉस वन ऑर्डर। कह रहे हैं अगर मान लो दो लोग हैं काम करने वाले, ठीक है, और बॉस कितने हैं? चार हैं, 1 2 3। अगर आपके चार बॉस हैं, वो काम इसको भी देते हैं, इसको भी दे रहे हैं, ठीक है, एक और है उसको भी काम दे रहे हैं, थर्ड वन वाले को भी, ठीक है। दूसरा बॉस है वो इसको भी काम दे रहा है, इसको भी काम दे रहा है, इसको भी काम दे रहा है, सबको काम दे रहा है। अब ये काम क्या हो रहा है? बटे जा रहे हैं। बहुत सारे बॉस हैं और एम्प्लॉयज भी बहुत तेज होते हैं। जो ईमानदार होगा ना, वो भी तरह काम करता करता रह जाएगा और उसका काम फिर भी नहीं होगा। और जो बहुत स्मार्ट वर्कर्स होंगे वो क्या करेंगे? वो कहेंगे सर मैं तो दूसरे वाले का काम कर रहा था, और दूसरे वाला क्या कहेगा? मैं तो तीसरे वाले का काम कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं वन बॉस वन ऑर्डर। सिर्फ कमांड देने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए जो आपको कमांड देगा आपको काम कैसे करना है। दिस मीन्स एन एम्प्लॉय शुड हैव ओनली द वन बॉस एंड फॉलो हिज कमांड। कह रहे हैं कि आप किसी भी सेक्टर में चले जाओ, आप बैंकिंग सेक्टर में जाओ, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, वहां का बॉस सिर्फ एक ही होता है जो आपको ऑर्डर्स देता है, कमांड देता है कि भाई तेरे को ये काम करना है, इतने टाइम में कंप्लीट करना है। कहीं पे भी आपने नहीं देखा होगा कि ये वाला स्ट्रक्चर अप्लाई होता हो जहाँ पे 3 बॉस हों और इतने सारे एम्प्लॉयज को एक साथ ऑर्डर दे, राइट। नेक्स्ट आता है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब सब लोगों को एक डायरेक्शन में काम करना है, ये नहीं कि किसी का गोल कुछ और हो, किसी का मोटिव कुछ और हो। This means all the people working in the company should have the one goal. सबका गोल सेम होना चाहिए, जिससे क्या होगा? जो आपका काम है वो इजी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे सिक्स प्रिंसिपल पे। सिक्स प्रिंसिपल क्या है हमारा? सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दिस इंडिकेट अ कंपनी शुड वर्क यूनाइटेडली टुवर्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी रेदर देन द पर्सनल इंटरेस्ट। यानी आपको अपने पर्सनल गोल पे, इंटरेस्ट पे फोकस ना करके आपको अपनी कंपनी के काम पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं रिम्यूनरेशन। मतलब कि जिससे भी आप लोग काम करवाते हो ना, उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दिया करो। इट मे बी इन द मॉनेटरी टर्म, मतलब हो सकता है पैसों के टर्म में, या फिर हो सकता है नॉन मॉनेटरी टर्म। नॉन मॉनेटरी टर्म में क्या आते हैं? आपके रिवॉर्ड्स, ठीक है। अब मैं काम कर रही हूँ, अगर इन रिटर्न मुझे कोई पैसा देगा तो मैं और अच्छा काम करूंगी, ठीक है। और अगर एक पर्सन मेरे से काम भी बहुत ज्यादा करवा रहा है, ना मेरी तारीफ कर रहा है, ना मुझे पैसा दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए कोई काम नहीं करता। इसलिए कहते हैं इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट दे हैव टू पुट द फोर्थ। दिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेटिंग। कह रहे हैं रिम्यूनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जो हेल्प करता है आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन। इन कंपनी द मैनेजमेंट और द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कह रहे हैं आपकी जो कंपनी है, वहाँ की जो मैनेजमेंट है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है डिसीजन लेने के लिए। कह रहे हैं पावर एक के हाथ में होनी चाहिए,
ठीक है। हाउएवर दिस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सेंट्रलाइज्ड है, पावर एक के हाथ में चल जाएगा। ठीक है, कंपनी की बात करें तो कंपनी में इतने सारे काम होते हैं, तो खाली सेंट्रलाइज से तो काम नहीं चलेगा ना, हमें क्या चाहिए होता है डिसेंट्रलाइजेशन भी, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पावर को बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं हिस्सों में। नेक्स्ट आता है आपका स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या बोला, फेल ऑन दिस प्रिंसिपल हाईलाइट्स दैट द हायरार्किकल प्रोसेस, लाइक मेरा सबसे ऊपर कौन होता है, सीईओ। ठीक है, फिर उसके नीचे मेरा जनरल मैनेजर, फिर उसके बाद मेरे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स आ गए, फिर उसके नीचे मेरे एम्प्लॉयज आ गए। ठीक है, अगर एम्प्लॉय को सीईओ तक कुछ ऐसा मैसेज पहुंचाना है तो वो डायरेक्टली वहां पे अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, वो डायरेक्टली अपना मैसेज नहीं पहुंचाएगा, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, पूरा हायरार्किकल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उसमें क्या करेगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेगा डीएम से। ठीक है, डिपार्टमेंटल जो मैनेजर होता है, जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है वो डिस्कस करेगा जनरल मैनेजर से, फिर जनरल मैनेजर जाके सीईओ को इन्फॉर्म करेंगे कि उस एम्प्लॉय को ये प्रॉब्लम है, ऐसे है। तो इट मीन्स कि आपको हर ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन वाला प्रोसेस अप्लाई करना होता है। आप अपने स्कूल में भी देखो, सीनियर विंग में कोऑर्डिनेटर होता है। ठीक है, एचओडी बोलते हैं हम लोग कॉलेजेस में, लेकिन स्कूल्स में हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। राइट, आपका कोऑर्डिनेटर है, आपको कुछ प्रॉब्लम है, टीचर को कुछ प्रॉब्लम है, वो किससे बात करेगी, कोऑर्डिनेटर से। कोऑर्डिनेटर क्या करेंगे, वो बात करेंगे आपके प्रिंसिपल से। आपकी प्रिंसिपल से भी वो मैटर सॉल्व नहीं होगा तो वो किसके पास जाएंगे, आपकी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। ठीक है, इट मीन्स दे ऑल्सो हैव टू फॉलो द स्केलर चेन मेथड। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। ऑर्डर से आपको क्या लगता है, किसी को ऑर्डर देना, कमांड देना? नहीं, क्योंकि कमांड तो हमने पहले ही पढ़ लिया ना, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, आप बोलते थे वन बॉस वन प्लान, एक ही पर्सन आपकी कमांड देगा। अब ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या है, अ कंपनी शुड मेंटेन अ वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर टू इन अ फेवरेबल वर्क कल्चर। अ पॉजिटिव एटमोस्फेयर इज द वर्क प्लेस विद बूस्ट मोर पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी। कह रहे जो भी आप काम करवा रहे हो ना, ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब कि सीरियल वाइज होना चाहिए, टाइमली अवेलेबल होने चाहिए रिसोर्सेज आपको, जिससे जो काम है आपका बहुत ही स्मूथली होगा। नेक्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वली। ठीक है, रिस्पेक्टफुली, मतलब कि जैसे कि अब कंपनीज में क्या होता था पहले के टाइम पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते थे। ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, और गर्ल्स बॉयज पे आप लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हो, तो उस भी हाफ पे काम होता था। तो हमारे जो प्रिंसिपल आए उनमें हमने क्या बोला, इक्विटी। ठीक है, मतलब ये किससे रिलेट कर रहा है, इक्वालिटी से। कहते हैं आपको किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना, चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो। ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे उसका रिलीजन कुछ भी हो, जो भी आप पे करोगे किसी को, इक्वली पे करना है। मैं ये नहीं कह रही कि एक पीएन को और एक मैनेजर को सेम सैलरी दो। ठीक है, बट आई एम वांट टू से कि मैनेजर है, ठीक है, जितना एक्सपीरियंस इसको है, जितना एक्सपीरियंस दूसरे मैनेजर को है, तो उन दोनों की नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे उनका जो वेजेस रेट है वो डिसाइड होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट आता है आपका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल होना। ठीक है, स्टेबल होना मतलब एक जगह पे रहना कुछ टाइम के लिए, सिक्योर रहे। कहते हैं एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको बहुत डर होता है कि उनकी जॉब कभी भी जा सकती है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनको कभी भी निकाल सकती है। तो कह रहे हैं एन एम्प्लॉय डिलीवर्ड द बेस्ट इफ दे फील सिक्योर इन द जॉब। कह रहे हैं अगर आप अपने एम्प्लॉय को, ठीक है, सिक्योर फील कराते हो कि हम आपको नहीं निकालेंगे, एक जॉब सिक्योरिटी देते हो ना, तो जो आपका एम्प्लॉय है वो बहुत अच्छे से काम करता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू ऑफर द जॉब सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉय। कह रही ये जो हमारी मैनेजमेंट है ना, इनकी ड्यूटी बनती है कि वो क्या करें, सिक्योर करें अपने एम्प्लॉयज़ को कि हाँ यू आर इन आर ऑर्गेनाइजेशन और आप परमानेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनिशिएटिव। Management should support and encourage the employees to make the initiatives in the organization. कह रहे हैं न्यू आइडियाज। अब न्यू आइडियाज हमारी यंग जनरेशन है, उनके पास बहुत होते हैं।
ठीक है। तो आपकी मैनेजमेंट बोलती है, आपके प्रिंसिपल्स कहते हैं कि आपको सपोर्ट करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि वो न्यू आइडियाज़ लेके आए और आप उनको मोटिवेट करो, उनका मोराल बढ़ाओ। नेक्स्ट आता है स्पिरिट डिकॉप। आपका स्पिरिट डिकॉप क्या कहता है? कभी भी आपको आई का यूज नहीं करना है। नेवर यूज आई फॉर योर सेल्फ, ऑलवेज यूज वी। जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो ना, कभी भी ये मत बोलो कि मैंने काम किया। ऑलवेज सेड हमने मिलके काम किया। जब आप हम लगा के चलते हो या वी बोलते हो ना, तो आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो समझते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमने मिलके काम किया। ठीक है, एक तो सारे आपके एम्प्लॉयज काम करें, ठीक है, और आपका मैनेजर सारा क्रेडिट ले जाए, सर मैंने काम कर दिया, तो वहां पे एम्प्लॉयज का मोरल क्या होता है? डाउन हो जाता है और वो काम नहीं करते। तो ऑलवेज यू हैव टू यूज द वी। नेक्स्ट आती है आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट। राइट, एक पोर्शन खत्म हो गया जहां पे मैंने आपको 14 प्रिंसिपल्स बताए। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रिम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी। ठीक है, स्पिरिट डिकॉप और इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट बात करूं मैं आपसे साइंटिफिक मैनेजमेंट की। किसने दिया आपको? टेलर ने दिया। ठीक है जी, होते टोटल कितने हैं आपके? 5 होते हैं। कौन कौन से? कहते हैं साइंस, नॉट द रूल ऑफ थंब। कह रहे हैं ये साइंस है, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। आप आपने जो इंट्यूशन करी वही ठीक होगा। ठीक है, दिस रूल फोकस ऑन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द साइंटिफिक एनालिसिस। कह रहे हैं जो भी आप डिसीजन लेते हो ना, वो साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू लिया करो, कि अगर ऐसा करेंगे, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है या मेरे को ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि ये काम गलत होगा। ठीक है, तो वो सोच के आपको कभी भी डिसीजन नहीं लेना। जब भी आप डिसीजन लेते हो हमेशा एनालाइज करके डिसीजन लेना चाहिए। इट्स नॉट द रूल ऑफ थंब मेथड। Taylor believed that even a small activity like loading the paper sheet into the box cars can be planned scientifically. This will save the time and also human energy. Next आता है harmony, not discord. Taylor indicates and believes that relationship between the worker and the management should be cordial and completely harmonious. Difference between the two will never be beneficial to either side. कह रहे हैं जो आपकी मैनेजमेंट है ना और जो आपके वर्कर्स हैं, उन दोनों को एक दूसरे को समझ के चलना चाहिए। मैनेजमेंट को लगता है कि भाई मेरे वर्कर्स हैं ना, वो काम नहीं करते, और जो हमारे वर्कर्स होते हैं ना, वो सोचते हैं यार हमारी मैनेजमेंट करती क्या है, बैठ के बस हमारे लिए डिसीजंस लेती है। तो कह रहे हैं नहीं, उन दोनों को समझना चाहिए। ठीक है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट कहते हैं मेंटल रिवोल्यूशन। दिस टेक्निक इन्वॉल्व अ शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स टुवर्ड ईच अदर। बोथ शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच अदर। कह रहे दोनों को ना एक दूसरे की वैल्यू को समझना चाहिए विद फुल पार्टिसिपेशन एंड कॉपरेशन। मतलब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके चलो, पार्टिसिपेट करके चलो। नेक्स्ट कहते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। जो आपने अभी ये हार्मनी डिस्कॉर्ड पढ़ा ना, तो ये आगे आपको एक्सप्लेन कर रखा है। इट इज सिमिलर टू हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड बिलीव इन द म्यूचुअल कोलैबोरेशन बिटवीन द वर्कर एंड द मैनेजमेंट। यहाँ पे कहते हैं कि आपस में वही कॉपरेट करके चलना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे के बारे में गलत सोच के नहीं चलना कि वो ज़्यादा काम करता है या हम ज़्यादा काम करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ every person to his the greatest efficiency. Effectiveness of the company also relies on the ability of the skill of the employee. Thus, implementing the training, learning the best practices in technology and the scientific approach to brush up the employee skills. कह रहे हैं आपको अपने एम्प्लॉयज को ना टाइमली ट्रेनिंग देनी चाहिए। ठीक है, टू इंश्योर दैट ट्रेनिंग इज गिवन टू द राइट एम्प्लॉय, कि सही एम्प्लॉय को सही तरह से ट्रेनिंग दो ताकि वो अच्छे से काम करे, आपकी कंपनी की भी ग्रोथ हो और आपकी भी ग्रोथ हो। राइट, फिर नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी टेक्निक्स। आपकी टेक्निक्स कितनी होती हैं? 1 2 3। ठीक है, मेन जो आपके सिलेबस में गिवन है वो आपके लिए 3 है। फर्स्ट आती है फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप क्या कहती है? द वर्क ऑफ द सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू द
सेवरल स्पेशलाइज्ड फॉर्मन। कह रहे एक इंसान हर काम में ना एक्सपर्ट नहीं होता। टेलर बिलीव दैट वन फॉरमैन इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क। कह रहे एक ही पर्सन कैसे हर काम में बेस्ट हो सकता है। तो वो कहते हैं हम लोग ना कुछ स्पेशलाइज्ड फॉरमैन बनाते हैं, सुपरविजन को दो पार्ट में बांट देते हैं। हमने ना सुपरविजन को दो पार्ट में बांट दिया। एक हमने बनाया प्लानिंग इंचार्ज, जो सिर्फ सोचने का काम करेगा कि काम करवाना कैसे है, ठीक है। और दूसरा है आपका प्रोडक्शन इंचार्ज, एक्चुअली में जहाँ काम हो रहा होता है वहां पे फोकस करेगा। सबसे पहले आपका रूट क्लर्क। रूट मतलब जो आपको एक मैप देता है, एक वे दिखा रहा है। रूट होता है ना कि रोड है भाई, ठीक है, किस रूट पे जाना है, तो वही सोच के चलो। रूट मतलब ये आपको रास्ता दिखाता है। रास्ता मतलब काम कैसे करना है। दिस फोरमैन लेज डाउन द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन इन विच वर्क इज टू बी डन। ये आपको एक रास्ता दिखाता है कि आपको किस सीक्वेंस में, राइट, व्हाट, किस सीक्वेंस में आपको काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो आपको इंस्ट्रक्शन देगा। देखो इस वाले ने क्या करा, आपको रास्ता दिखा दिया, इस रास्ते पे काम करना है जी, पहले ये स्टेप करना है, फिर उसके बाद ये स्टेप करना है, फिर उसके बाद ये स्टेप करना है। इसने तो ये बता दिया। अब जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है वो आपको क्या बताएगा कि क्या प्रोसीजर आप लोग फॉलो करोगे। दिस फोरमैन प्रिपेयर द इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर द वर्कर्स एंड द गैंग बॉस। These cards contain the information about the nature of the work, procedure of the doing work। वो कहते हैं आपको काम पता चलेगा, काम है क्या, आपको प्रोसीजर पता चलेगा कि प्रोसेस क्या है काम करने का, मटेरियल टू बी यूज्ड, कैसा मटेरियल आपको यूज करना है, डिटेल्ड अबाउट द मशीन कि आपको कौन सी मशीन यूज करनी है। नेक्स्ट आता है टाइम एंड द कॉस्ट क्लर्क। दिस फोरमैन फाइंड्स द स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीटेशन ऑफ वर्क। ये आपको बताएगा कि जो उसने आपको रोड मैप दिया, मतलब रूट क्लर्क ने आपको जो बताया जो काम करना है, जो आपको इंस्ट्रक्शन मिली, अकॉर्डिंग टू दैट जो आपका काम है कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, वो आपका टाइम और कॉस्ट क्लर्क में आता है। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिनरी। दिस क्लर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। ही इन्फोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशन। ये क्या करता है, सारे रूल्स रेगुलेशन पे फोकस रखता है कि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट आपको बताया मैंने प्रोडक्शन इंचार्ज, मतलब इससे पहले जो आपने यहाँ पे पढ़ा है ना ये प्लानिंग इंचार्ज, ये प्लानिंग इंचार्ज क्या करता है, सिर्फ प्लान करता है कि काम कैसे करवाना है, राइट। प्रोडक्शन इंचार्ज का फोकस किस पे होता है, काम पे। सबसे पहले आता है स्पीड बॉस, जो रिस्पॉन्सिबल होता है द वर्क इज डन वेल ऑन टाइम। वो कहता है भाई काम टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। टू गेट द वर्क कंप्लीटेड इन टाइम ही एग्जामिन दैट ऑल द वर्कर्स आर परफॉर्मिंग देयर जॉब एट द रिक्वायर्ड स्पीड। ये देखता है कि जितने भी मेरे एम्प्लॉयज हैं, सॉरी जितने भी वर्कर्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, उस स्पीड से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट आता है आपका गैंग बॉस। गैंग बॉस कौन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है अरेंजिंग एंड कीपिंग द टूल्स, मशीन एंड मटेरियल रेडी फॉर द ऑपरेशन। कह रहे गैंग बॉस का काम क्या होता है, मशीन को चेक करना, ठीक है, कि टूल्स सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, मशीन्स आपकी ऑपरेशनल लेवल पे सही है या नहीं। नेक्स्ट आता है आपका रिपेयर बॉस, जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉपर वर्किंग के लिए, मतलब ये चेक करता है मशीन्स को कि आपकी जो मशीन्स है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क की, आपका जो काम है वो क्वालिटेटिव भी होना चाहिए और क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए। फिर सेकंड टाइप जो आती है आपकी टेक्निक्स की, वो आती है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। कह रहे हैं हम जो भी काम करते हो ना उसके लिए एक मेजर सेट करना चाहिए। लाइक मैंने सोचा कि मेरी कंपनी है उसमें एक दिन में 1000 प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, ये मैंने क्या करा, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ठीक है, ये मैंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब काम उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरे जो वर्कर्स हैं कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो 800 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो 900 प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ये गैप आ रहा है बीच में क्यों आ रहा है, ठीक है। पहली बात तो गैप आना नहीं चाहिए, आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो हम स्टैंडर्ड इसीलिए सेट करते हैं कि हमें पता चल जाए जैसे हमने काम सोचा वैसा काम हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट कहते हैं सिंप्लीफिकेशन।
मतलब आज के टाइम में हम लोग कहते हैं ना, हार्ड वर्क करने की जगह स्मार्ट वर्क करना चाहिए। कह रहे हैं जो भी अननेसेसरी आपकी वैरायटीज होती है ना, उनको हटा दो। इट रिजल्ट इन सेविंग द कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ मशीन, टूल्स। कह रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का मतलब एलिमिनेट कर दो, मतलब हटा दो जितनी भी आपकी अननेसेसरी टाइप की चीजें हैं जो बीच में प्रोसेस में आती हैं वो। ठीक है, राइट। जो नेक्स्ट आपकी थर्ड टेक्निक आती है वो आती है वर्क स्टडी। वर्क मतलब काम, काम के ऊपर स्टडी करना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसको इम्प्रूव करना है एफिशिएंसी बाय मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। वो कह रहे हैं जो आपका प्रोडक्ट है ना, उसके कॉस्ट पे ध्यान रखना है, इम्प्रूव करना है बाय रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करके। इसके भी चलो चार मेथड होते हैं। जो इसका फर्स्ट मेथड होता है वो होता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी आपको क्या कहती है? वो आपको कहती है आप जो भी काम कर रहे हो आपको एक बेस्ट तरीका चूज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, राइट। नेक्स्ट आती है मोशन स्टडी। वो कहती है देखो, डिटेक्ट करो और एलिमिनेट करो अननेसेसरी मूवमेंट। एक मशीनरी आपकी फर्स्ट फ्लोर पे पड़ी है, ठीक है, एक मशीनरी आपकी सेकंड फ्लोर पे पड़ी है, ठीक है। इट मीन्स आपके कितने चक्कर लग जाएंगे, ठीक है। ऊपर से सामान यहाँ तक आने में जो आपका ये टाइम लग रहा है ये भी तो वेस्ट हो रहा है ना। तो वो कहते हैं कि जरूरी है कि आपको अलग अलग फ्लोर पे मशीनरी रखनी है। आप एक ही फ्लोर पे दोनों मशीनरी रख दो, दोनों मशीनरी साथ में रख दो, थोड़े गैप में रख दो, आपका टाइम सेव होगा, राइट। वो कहते हैं डिटेक्ट एंड एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट। नेक्स्ट कहते हैं टाइम स्टडी, डिटरमाइनिंग हाउ मच वर्क एन एम्प्लॉय शुड बी एबल टू डू इन द गिवन टाइम। कह रहे टाइम स्टडी में हम ये देखते हैं कि जो मेरा एम्प्लॉय है कितने टाइम में अपना काम करता है। नेक्स्ट आता है fatigue स्टडी। इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल रिक्वायर्स इन कंप्लीटिंग अ वर्क। कह रहे हैं फटीक स्टडी में क्या होता है आपका, आप यहाँ पे देखते हो कि लेबर है मेरी, ठीक है। एक तो मैंने उनसे ना पूरा दिन काम करवाया बिना किसी ब्रेक के, ठीक है। जब मैंने उनसे बिना ब्रेक के काम करवाया तो वहां पे मैंने देखा सिर्फ मेरी ना 200 प्रोडक्शन हुई, ठीक है। और एक जगह मैंने देखा, ऑब्जर्व कर रही थी मैं, कि जब मेरे जो वर्कर्स हैं वो स्टार्टिंग में काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं, थोड़े टाइम बाद वो थक जाते हैं, और जब वो थक जाते हैं मैं उनको थोड़ा गैप दे देती हूँ, रेस्ट कर लो, ठीक है। टी टाइम हो गया, चलो टी टाइम दे दिया, उसके बाद वो फिर काम करते हैं, ठीक है। जब वो फिर काम करके थक जाते हैं तो मैं उनको फिर थोड़ा सा गैप दे देती हूँ, ठीक है, कि थोड़ा आप रेस्ट कर लो। फिर वो काम करते हैं, जब मैंने उनको रेस्ट दिया, इंटरवल टाइम दिया, फिर मैंने देखा कितना काम कर रहे हैं, तो उससे क्या हुआ, जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो इम्प्रूव हो जाती है। बट एक स्टडी कहती है इट रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेस्ट इंटरवल रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग अ वर्क। कि एक एम्प्लॉय को आपको चेक करना है कितना रेस्ट देना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्क अफेक्ट करता है, राइट। ये तो सारे आपने प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, ये सब पढ़ लिया। नेक्स्ट चीज जो आती है आपकी फीचर्स आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या है, कह रहे ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह अप्लाई होगा। जनरल रूल्स होते हैं ये, फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड द ट्रायल एंड एरर मेथड। कह रहे ये नहीं एक रात पहले आपने सोच लिया हाँ हम ये प्रिंसिपल बना सकते हैं और वो प्रिंसिपल बना दो, नहीं। ये आपकी प्रैक्टिस से बनती हैं, आपकी ट्रायल से बनते हैं, ठीक है, एरर से बनते हैं। जो गलती आती है उसको दोबारा ठीक करते हो, दोबारा प्रैक्टिस में लेके आते हो, तब बनते हैं। और कहते हैं इट बेस्ड ऑन द कॉज एंड अफेक्ट। सो आप देख लो कि आज आपने क्या क्या देखा। आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रही थी ना मैं, तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यही चीज आती है कि इस चैप्टर में से क्या क्या आएगा आपके पास। आपके पास केस स्टडी बिल्कुल आएगी 100%, बिल्कुल गारंटी के साथ दे रही हूँ कि आपका जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, इसमें केस स्टडी आती है 14 प्रिंसिपल से, जहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दे रखे होते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है, या फिर कौन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज हुआ है, या फिर कौन सी टेक्निक आपकी यूज हुई है। तो ये 3 टॉपिक तो आप बहुत अच्छे से करके ही जाना, इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो अगर आपको मेरा मैटर बहुत यूजफुल लगा सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।